भानु प्रतापपुर उपचुनाव जिसको लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बाद एक पहलू, हम भी आज भानु प्रतापपुर पहुंचे, लेकिन एक पहलू और एक अलग नजर आया। संयुक्त पीड़ित परिवार के एक प्रत्याशी को खड़ा किया गया है। हमने भी सोचा कि वास्तविकता में इसकी सच्चाई क्या है। फिर मेरे साथ कुछ ऐसे शख्स मिले जिनको मैं आपको क्रमबद्ध समझाऊंगा। शायद उनका नाम ही काफ़ी है। मैं आपको उनके चेहरे दिखाता हूँ। ये हमारे साथ मौजूद है उज्जवल दीवान। शायद नाम ही काफ़ी है, आप समझ गए होंगे कि उज्जवल दीवान कौन है। पुलिस प्रशासन का वो पीड़ित जो अभी तक लगातार बहुत सारे उनके ऊपर आरोप, राजद्रोह तक लगे, आज वापसी है। उनसे हम समझेंगे कि यहाँ पे जो पीड़ित परिवार के नाम से उन्होंने जो प्रत्याशी को खड़ा है, क्या मंशा है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या जनता से कैसा उनका सरोकार है, क्या वो चाह रहे हैं, मैं समझने का उनसे प्रयास करूंगा। आपने अपना एक प्रत्याशी खड़ा किया है, क्या मंशा है आपकी, क्या सोच रहे हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं अपना एक परिचय शॉर्ट फॉर्म में देना चाहूँगा जो राज्य सरकार के द्वारा मुझे दिया गया है। अब मेरा नाम सिर्फ उज्जवल दीवान नहीं रह गया है, शासन द्वारा घोषित मैं राजद्रोही उज्जवल दीवान हो गया हूँ। और सिर्फ इसलिए कि अपने अधिकारों को मांगना, उन पीड़ितों के अधिकारों को मांगना, सिर्फ मांगने में इन लोगों ने हमारे ऊपर राजद्रोह लगाया और 10 महीने तक जेल में रखा, एक ही घटना को 4-4 बार अलग अलग जगह बताकर। वो तो बात की बात है। पीड़ित परिवार से तात्पर्य मैं आपको बताना चाहूँगा, संयुक्त पीड़ित परिवार सिर्फ पुलिस परिवार नहीं आता इसमें। हर वो अनियमित कर्मचारी, मितानिन, आपके ठेका श्रमिक, आपके प्रेरक संघ, शिक्षा विभाग के जो अतिथि शिक्षक हैं, और उसमें रसोईया संघ, ग्राम पंचायत में जो भृत्य हैं, वो इतने सारे लोग हैं कि हम गिनती नहीं बता पाएंगे। हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, रायपुर तो पूरा पटा पड़ा है अपनी मांगों को लेकर। रायपुर में जगह नहीं है। वो सारे पीड़ितों को लेकर एक प्रत्याशी हम लोगों ने उतारा है, और वो हैं दिनेश कल्लो जी, जो कि सभी, क्योंकि वो नक्सल पीड़ित परिवार से भी हैं, पुलिस परिवार से भी हैं, और बाकी मांगों को लेकर उनके घर वाले आए दिन कहीं ना कहीं शासन के पास निवेदन करते ही रहते हैं। तो इन सभी मांगों को लेकर हमने दिनेश कल्लो जी को उतारा है। 33 बिंदुओं पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बेसिक बिंदु हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है मैं इस चुनाव में उतरने का कि जनता का पैसा जनता के उपयोग में आना चाहिए। हमारे उस 33 बिंदु में यदि हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो वो भविष्य में कभी पेंशन नहीं लेगा या ऐसी कोई सुविधा नहीं लेगा सरकार से, जो कि उसका अधिकार ही नहीं बनता, क्योंकि वो समाज सेवा के लिए लड़ रहा है चुनाव, ना कि वो पेंशन पाने के लिए। और हम लोग, अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो हम असेंबली में अगर जाते हैं तो वहाँ रिकॉल के लिए हम अप्लाई करेंगे। रिकॉल होता है कि चुने हुए प्रत्याशी को वापस बुलाना जनता के द्वारा। जनता जब हमको चुन के भेज सकती है तो हमको वापस बुलाने का भी अधिकार जनता के पास होना चाहिए। ये भी बिंदु हमारे मुद्दों में शामिल है। बाकी यहाँ की जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जैसे कि लोकल ट्रांसपोर्टरों की गाड़ी नहीं चलती है, हम यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टरों की गाड़ी चलाने के लिए मांग रखे हैं। और जो बहुत सारे बच्चों, जो कि क्या होता है सर, वो महिला सुरक्षा के अंतर्गत, बच्चों की सुरक्षा के अंतर्गत इतने सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, उनकी सुरक्षा के प्रयास नहीं किए जा पा रहे। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देंगे बोले। आज हमारा युवा चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि उसके पास 2500 रुपये नहीं है। वो होते तो शायद वो अपनी ज़िंदगी कहीं और जीता रहता। इस तरीके से स्थिति हो गई है। उसके 2500 रुपये कहाँ गए, और 4 साल के 2500 के हिसाब से सरकार देगी क्या उसे? उज्जवल दीवान ने एक बात, बहुत अच्छी बात कही है, और शायद कोई राजनीतिक दल इस बात को नहीं कह पाएगा कि हम पेंशन नहीं लेंगे। वास्तविकता में उज्जवल दीवान की जो सोच और उज्जवल दीवान जिस बात को कर रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। क्योंकि पेंशन की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हालांकि असेंबली में पहुंचना जीतना एक अलग विषय होगा, बाकी उनके मुद्दे अलग राजनीतिक होंगे, लेकिन इस बात को उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस बात को कि हम किसी प्रकार की पेंशन नहीं लेंगे। और रिकॉल की जो उन्होंने बात की, अगर जनता और जनार्दन अगर असेंबली में पहुँचा सकती है तो जनता और जनार्दन के पास वो पावर होना चाहिए कि असेंबली से वापस भी बुला सकती है। ये बात मुझे भी अच्छी लगी। मैं और बिंदुओं में मैं सबसे पहले उज्जवल दीवान जी ये समझना पाऊंगा, जो अभी आपने एक बात मुझसे कही कि मैं सिर्फ उज्जवल दीवान नहीं रह गया, आप मैं देश
राज्यद्रोही उज्जवल दीवान भी हूँ। ये कैसे आरोप हैं आपके ऊपर? सर, अपने अधिकारों को लेकर हम रायपुर में सिर्फ ज्ञापन देने के लिए गए थे। ज्ञापन देना कोई गलत नहीं होता है। हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने ज्ञापन लिया, और उसके 1 महीने बाद हमारे ऊपर एफआईआर की गई कि हम सम्मेलन करने वाले थे। सम्मेलन करना कहाँ गलत हो गया, जब संविधान में लिखा हुआ है कि आप शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन कर सकते हैं। उस सम्मेलन को भी हम लोगों ने स्थगित कर दिया था, और उसका भी लेटर हर जगह दिया गया था। हमने एक चर्चा के लिए लेटर शासन प्रशासन को दिया था, जिसमें गृह सचिव, डीजीपी, कलेक्टर रायपुर, एसपी रायपुर, इन चारों को हमने लेटर दिया। उसके बाद चर्चा करने आ रहे हैं, हमने बताया था कोरोना गाइडलाइन के तहत। उस लेटर में स्पष्ट लिखा है, सील लगी हुई मेरे पास पावती रखी हुई है, और आप मेरे ऊपर राजद्रोह के मामले लगा रहे हैं। वो भी राजद्रोह का मामला तब जब मेरा एक मामले में जमानत हो जा रहा है, उसके बाद आप मेरे ऊपर राजद्रोह का मामला लगाते हैं कि ये जेल से ना छूट पाए। वही डीजीपी है, वही पुलिस प्रशासन है, वही सिस्टम है, और एक जगह अगर मेरी राज्य में गिरफ्तारी हो गई तो आपके पास तो पूरा जानकारी पहुंच गया, पूरा डेटा पहुंच गया, उसके बाद भी आप मेरी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। एक जगह से जमानत हो रहा है, फिर आप मेरी गिरफ्तारी कर रहे हैं, मेरे को जेल से नहीं निकलने दे रहे। आपके में डर है, आप अपनी नाकामी, अपनी मक्कारी ये छुपाने के लिए आप हमारी आवाज़ दबाना चाहते थे। लेकिन आप जिसको पुलिस विभाग का सबसे तुच्छ समझते हैं, सबसे निचला समझते हैं, एक सहायक आरक्षक गोपनीय सैनिक, तो आज उस परिवार का बच्चा आपके बराबर आके खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा है। तो आप सोच लीजिए कि आप लोगों की इतनी गिरी हुई हरकतों के कारण ही आज कोई अपनी आवाज़ उठाया है और आपके बराबर आके लड़ रहा है, जिसको आप दबाना चाहते थे। सरकार क्या चाहती है कि उज्जवल दीवान जेल में रहे, और जिन मुद्दों को उज्जवल दीवान उठा रहे हैं कि अगर वो बाहर मुखर रूप से बाहर आते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं घेरे में होगी, प्रशासन कहीं ना कहीं घेरे में होगा, इसलिए उज्जवल दीवान को जेल में रहना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था सहायक सशस्त्र बल के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोपनीय सैनिकों को और सहायक आरक्षकों को उनका हक दिया जाना चाहिए। उस बात को लेकर उज्जवल दीवान और उसके साथियों ने मांग उठाई थी, आवाज़ उठाई थी, और उसको पूरा न कर पाने के लिए और उस आवाज़ को दबाने के लिए और 400 शहीद आरक्षकों की मांगों को, जायज़ मांगों को दबाने के लिए उज्जवल दीवान को राजद्रोह लगाकर जेल में भिड़ा गया था। सरकार की और क्या मंशा होगी? आप मुख्य रूप से और क्या चाहते हैं कि आप किस तरीके से काम करेंगे? जिस प्रकार के आप मुद्दे वो लगातार उठा रहे हैं, आप जो पीड़ित परिवार है, चाहे आपने भी एक बात को कहा, चाहे वो पुलिस प्रशासन का नहीं, हर वो तबके का व्यक्ति जो पीड़ित है सरकार के मुद्दों से, सरकार की जो योजनाओं से पीड़ित है, उसको लेकर आप अहम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब चुनाव में आप उतरे हैं, मैदान में आप आए हैं, जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि क्या आपके मुख्य मुद्दे की क्या उनको राहत मिलेगी अगर आपका प्रत्याशी असेंबली में पहुँचता है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ ये मांग पुलिस परिवार की नहीं है। 7 लाख अनियमित कर्मचारी हैं, ठेका, प्लेसमेंट और बाकी सब उनको मिलाकर, और सरकार सबको मात्र कमेटी बना के झांसा दे रही है, और जब भी आवाज़ उठाई जाती है तो कमेटी की रिपोर्ट आ रही है करके अपने आप को कमेटी वाली सरकार बताने की कोशिश करती है और लोभ लुभावने वादे करती है। मैं आपको एक वो बताता हूँ, रसोईया संघ मात्र 50 रुपये में काम करता है। सोचिए, 50 रुपये में आज के जीवन में ये महंगाई का डिंडोरा पीटते हैं, 50 रुपये रोजी दी जाती है। यहाँ पर रहने के लिए लोगों के लिए पट्टा नहीं दे पा रहे हैं। जो यहाँ के लोकल आदिवासी लोग हैं, उनका पट्टा कहाँ गया? उनको पट्टा दीजिए। जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको पट्टा मिल गया है, लोकल लोगों को पट्टा नहीं मिला। यहाँ आने के बाद पता चल रहा है, वो भटक रहे पट्टे के लिए। वन पट्टा भी उनका अधिकार पट्टा नहीं मिल पाया, जो जंगलों में अंदर रह रहे हैं। तो सर, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। रोज़गार हमारा बेसिक मुद्दा है, और बाकी जो महंगाई वाली बात है, तो महंगाई तो चली आ रही है, लेकिन महंगाई के हिसाब से आपने सिस्टम में क्या बदलाव किया? लोगों के लिए क्या बदलाव किया? लोगों के लिए क्या बदलाव किया? अंतिम सवाल मेरा आपसे, मान लो उज्जवल दीवान और आप लोगों जो संयुक्त तो पीड़ित परिवार से प्रत्याशी को खड़ा किया, कि अगर वो आपको पराजय मिलती है तो क्या ये सोच यहीं रुक जाएगी, या आप अग्रसित होकर और आगे लड़ेंगे? नई सोच, नई जीत, नई जंग, ये जो उद्देश्य है, क्या आगे अग्रसित रहेगा आपका? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इनके जेब में तो 1 रुपया नहीं है। ये सिर्फ फोकट के लोभ लुभावने वादे कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ हम रोड पे हैं। आने वाले समय पे मुझे लगता है कि 5-7 लाख लोग नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ने ना आ जाएं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले 20 साल तक ये दोबारा नहीं आ पाएंगे। इन्होंने हर उस प्रत्येक गरीब व्यक्ति से वादा कर दिया है जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, और ये इनको पता है कि सिर्फ आवाज़ दबा के चुनाव नहीं जीता जा सकता।
आवाज़ दबा के चुनाव नहीं जीता सकता था, मित्र का कहना है। उज्जवल दीवान मेरे साथ थे। देखना ये होगा कि उज्जवल दीवान की जो सोच है और उज्जवल दीवान की जो टीम है वो जनता और जनार्दन के बीच में कैसा ये करेगी, कैसे उनको वो करेगी कि हम विकास के जो बात कर रहे हैं या उज्जवल दीवान जी जो बात कर रहे हैं असेंबली में पहुंचने के बाद पेंशन ना लेने की, ये जो अहम अहम मुद्दे उन्होंने कहा है। अब देखना ये होगा कि इस अग्रिम चुनाव में, इस जो चुनाव 5 तारीख को जब मतदान होगा, 8 तारीख को जब मतगणना होगी, तो कैसा जनता और जनार्दन कैसा इनका फैसला लेती है। लेकिन फिर भी उज्जवल दीवान ने एक बात कही है कि हम लड़ेंगे, अगर हार भी हुई तो अग्रिम भविष्य में और हम लगातार लड़ते रहेंगे। जिस प्रकार यहाँ बात की जाए संयुक्त पीड़ित परिवार की, वो लड़ाई लगातार लड़ते रहेगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विनीत सक्सेना, हिंद 24/7।